जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास यानी कि कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के लिए। देखो दोस्तों, जो पुर्तगाली थे ये यूरोप से भारत आए थे और समुद्री मार्ग से भारत आए थे। ठीक है, इसलिए भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय भी दिया जाता है पुर्तगालियों के लिए। और इसी क्रम में नंबर सेकंड क्वेश्चन है, वर्ष 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज करी थी? तो यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज करी थी वास्को डी गामा ने। और कब करी थी? तो वर्ष 1498 ईस्वी में करी थी। इसी क्रम में भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो हैं ये पुर्तगाली ही थे। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा पहली बार भारत कब और किस स्थान पर पहुंचा? तो वास्को डी गामा पहली बार भारत पहुंचा था केरल के कालीकट बंदरगाह पर और 17 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा था। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा के भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की यात्रा में किसने इसका सहयोग किया था? तो दोस्तों, वास्को डी गामा यूरोप से समुद्री मार्ग से भारत आया था। ठीक है, तो समुद्री मार्ग की खोज की यात्रा में वास्को डी गामा का सहयोग किया था अब्दुल मजीद ने। इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केरल के कालीकट बंदरगाह पर किस राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था राजा जमोरियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपियन समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो पुर्तगालियों ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा आया था। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ये पुर्तगाली गवर्नर बनकर कब से कब तक रहा भारत में? तो 1505 ईस्वी में ये आया। ठीक है, और 1509 ईस्वी तक रहा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी ये पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मोडा ने शुरू करी थी। बताइए, भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था? तो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा और इसने सेंट एंजेलो फोर्ट किले का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? कोचीन में। और इसी क्रम में बताओ कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, पहला पुर्तगाली गवर्नर तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था, लेकिन भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखी थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, और ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताइए, अल्फांसो दी अल्बुकर्क कब से कब तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर रहा? तो ये 1509 से 1515 तक पुर्तगाली गवर्नर बनकर रहा था भारत में। बताइए, किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीता था 1510 ईस्वी में। हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाई थी? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया था? तो जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, ये पुर्तगालियों के साथ संघर्ष करते हुए मारा गया था। भारत में सबसे पहले आने और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? तो सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन जो है ये पुर्तगाली थे। सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारत में कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया? तो
मसालों के व्यापार ने प्रोत्साहित किया था? बताइए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब की गई थी? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1498 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात किस यूरोपीय शक्ति के आगमन से हुआ? तो पुर्तगालियों के आगमन से हुआ। पुर्तगालियों का भारत में गोवा, दमन और दीप पर कब तक कब्जा रहा? तो भारत में जो गोवा है और दमन और दीप है, इस पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा 1961 तक। मतलब देश आज़ाद होने के बाद भी पुर्तगालियों का कब्जा रहता है गोवा और दमन और दीप पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। गोवा में जो पुर्तगालियों का शासन था, इसको समाप्त करने के लिए गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को सागर का स्वामी कौन कहते थे? तो जो पुर्तगाली हैं ये स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे और ये निपुण भी थे नए नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए। ठीक है, और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज भी पुर्तगालियों ने करी थी। और स्पेशल पूछा जाता है कि किसने करी थी? तो वास्को डी गामा ने करी थी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने करी थी? तो भारत की खोज करी थी वास्को डी गामा ने। अब भारत कोई खोई हुई वस्तु तो है नहीं जो उसको खोजा जा सके, लेकिन यूरोप से सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया। ठीक है, और उसने देखा कि अरे यहाँ पर भी कोई एक देश है और यहाँ पर मसाले होते हैं, इनको हम अच्छे अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। तो वास्को डी गामा अपने यूरोप वापस गया और वहाँ पर लोगों को बताया कि एक देश है, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे मसाले होते हैं, इतने महंगे हम बेच सकते हैं। ठीक है, तो भारत के बारे में उसने कई सारे लोगों को जानकारी दी और इसीलिए कहा जाता है कि भारत की खोज किसने करी? वास्को डी गामा ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने करी। अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाना चाहिए कि यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने करी। ठीक है, और ये हम क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, आप याद रखना। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो बुर्धेर कहा जाता है। किस युद्ध में मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1508 ईस्वी में पराजित किया था? तो चोल के युद्ध में किया था। बंगाल के किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो बंगाल में पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना हुगली में स्थापित किया था। सर्वप्रथम 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो नीनो डी कुन्हा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करके वहां पर कौन सा कर यानी कि टैक्स लागू कर दिया था? तो पुर्तगालियों ने जब हिंद महासागर पर अपना कंट्रोल किया तो वहां पर कार्तेन नाम का एक टैक्स चालू कर दिया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है, अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने कौन सा क्षेत्र दहेज के रूप में दिया था? तो देखिए दोस्तों, जो ब्रिटेन के राजा थे ना, चार्ल्स द्वितीय, इनकी शादी फिक्स हो गई थी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ में। और जब विवाह हुआ तो विवाह के अवसर पर पुर्तगालियों ने बम्बई दे दिया अंग्रेजों को दहेज के रूप में। बम्बई इनके बाप का तो नहीं था, लेकिन उस समय पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक है, तो दहेज के रूप में अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने बम्बई दे दिया था। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। जिस प्रकार से आप यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से यदि आप विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास और इतिहास के भी तीनों पार्ट आपको मिलेंगे। भारत का संविधान मिल जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था मिल जाएगा, सामान्य विज्ञान और सामान्य विज्ञान के भी तीनों पार्ट मिलेंगे और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके यानी कि स्टैटिक जीके का A to Z निचोड़ आपको मिल जाएगा वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, केवल वही क्वेश्चन इस ई बुक के अंदर लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे।
तो कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारी इस ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। इसी क्रम में हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। और यूपी की तैयारी करने वालों के लिए बता दूं कि हमारी यूपी जीके प्लस यूपी करंट की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये सारी ई बुक आपके बहादुर सर और उनकी पूरी टीम ने पूरी मेहनत के साथ मिलकर तैयार की हैं। तो एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए इन सभी ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के बाद कौन यूरोपियन भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे? तो पुर्तगालियों के बाद आए थे डच। कौन सा पहला डच यात्री भारत के पूर्व में सुमात्रा पहुंचा था? तो कार्नेलियन हाउटमैन था, ठीक है। और ये कहाँ पहुंचा था? सुमात्रा पहुंचा था 1556 ईस्वी में। डच किस देश के निवासियों को कहा जाता था? तो डच जो है ये नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड के निवासियों को कहा जाता था। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई थी। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित करी? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री जो है ये मसूलीपट्टम में और 1605 ईस्वी में स्थापित करी थी। डचों ने गोवा पर कब अधिकार स्थापित किया था? तो 1639 ईस्वी में। डचों ने बंगाल में किस स्थान पर अपना कारखाना स्थापित किया था? तो डचों ने बंगाल में चिंसुरा में अपना कारखाना स्थापित किया था। किस युद्ध में पराजित होने के बाद भारत से डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया? तो बेदरा का युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदरा का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? तो बेदरा का युद्ध जो है अंग्रेजों और डचों के मध्य में लड़ा गया 1559 ईस्वी में। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंस। और मुगल दरबार में जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो उस समय शासक कौन थे? मुगल काल के तो जहांगीर थे, ठीक है। और जहांगीर के दरबार में जाने वाला या फिर मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज पूछा जाए तो आप कहेंगे कैप्टन विलियम हॉकिंस है। और ये 1609 ईस्वी में मुगल दरबार में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई थी। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई थी? तो उस समय भारत का बादशाह था अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार पत्र प्रदान किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो जो रेड ड्रैगन है ना, ये भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के किस राज्य में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी थी? तो दोस्तों जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी करा और अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1639 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बंबई को चार्ल्स द्वितीय ने 1661 में किससे दहेज के रूप में प्राप्त किया था? तो मैंने आपको बताया था ना कि पुर्तगाली रानी जो थी उसकी शादी हो गई थी चार्ल्स द्वितीय से, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने जो मुंबई है ये चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया था। कब? 1661 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स द्वितीय ने किस वर्ष मुंबई को 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई शहर की स्थापना किसने करी थी? गेराल्ड ऑन्गियर ने बंबई शहर की स्थापना करी थी। अंग्रेजी राजदूत थॉमस रो भारत किस वर्ष आया? तो थॉमस रो जो है ये 1615 ईस्वी में भारत आया था। बताइए कि 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने कंपनी को एक शाही फरमान जारी किया था? तो फर्रुखसियर ने किया था, ठीक है। और इसी क्रम में बताओ कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण बंगाल में
मुक्त व्यापार करने की आज्ञा किसने दी थी? तो ये फर्रुखसियर ने दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा जारी फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो जो फर्रुखसियर का शाही फरमान था जो कि 1717 ईस्वी में जारी किया था फर्रुखसियर ने, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव किस युद्ध के बाद स्थापित हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव स्थापित हुई। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज हैं ये जीत गए थे और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हॉल यानी कि काल कोठरी की घटना कब हुई थी? तो ब्लैक हॉल यानी कि काल कोठरी की जो घटना है ये 20 जून 1756 ईस्वी में हुई थी। और इस घटना में कितने अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी? तो ब्लैक हॉल की घटना में 146 अंग्रेज थे और इनमें से 143 की मृत्यु हो गई थी। हम बात करें कि ब्लैक हॉल की घटना क्या है, तो कलकत्ता के किले की कोठरी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को 20 जून 1756 की रात में कैद कर दिया। ठीक है, जब 23 जून को कोठरी को खोला गया तो उसमें से 123 अंग्रेजों की मौत हो गई थी और इसी घटना को ब्लैक हॉल यानी कि काल कोठरी की घटना कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अंग्रेज अधिकारी ने सबसे पहले ब्लैक हॉल यानी कि काल कोठरी की घटना की रचना करी थी? तो ये हॉल बेल ने करी थी। बताइए, अलीगढ़ की संधि किसके मध्य हुई थी? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में अलीगढ़ की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है? तो ये प्लासी का युद्ध माना जाता है जो कि 1757 में हुआ था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर कब बना? तो 1757 ईस्वी में बनाया था। और प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय जो है ये प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह था। किस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजी राज्य दिल्ली तक फैल गया? तो बक्सर का युद्ध जीतने के बाद जो अंग्रेजी राज्य है ये दिल्ली तक फैल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। और बक्सर का युद्ध जो है ये किस किस के बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और मुगल बादशाह, अवध के नवाब और मीर कासिम की सेना के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। यानी कि एक तरफ कौन थे? अंग्रेज थे और दूसरी तरफ मुगल बादशाह, अवध के नवाब और मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेना थी। ठीक है, और बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। और बक्सर के युद्ध के दौरान अवध का नवाब कौन था? तो शुजा-उद-दौला था। और इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है ये कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। और इलाहाबाद की जो पहली संधि है ये किस किस के बीच में हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। किस संधि के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के बाद हुआ था। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलाहाबाद की दूसरी संधि कब होती है? देखिए, पहली संधि होती है 12 अगस्त को। ठीक है, और 4 दिन बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किस किस के बीच में होती है? तो रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच में होती है जो कि अवध का नवाब था। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध में कर यानी कि टैक्स मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई थी? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद। बताइए, अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को किस वर्ष पराजित किया था? तो 1818 ईस्वी में। बताइए, अंग्रेजों ने किस वर्ष सिक्कों को हराकर पंजाब और समस्त उत्तर भारत को अपने राज्य में मिला लिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब करी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी में। किस फ्रांसीसी सम्राट के शासनकाल के समय
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई 14वें के समय। बताइए भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री किसने और कब स्थापित करी थी? तो भारत में जो फ्रांसीसियों ने पहली व्यापारिक फैक्ट्री है ये 1668 ईस्वी में स्थापित करी, और किसने स्थापित करी थी? तो फ्रैंको कैरो ने। बताइए भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो 1668 में किया था, हम पढ़ चुके हैं। किसने किया था? फ्रैंको कैरो ने किया था। कहाँ पर? गुजरात के सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी को किससे प्राप्त किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूबेदार शेर खां लोधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1661 ईस्वी में। बताइए अंग्रेजों ने किस संधि के तहत फ्रांसीसियों से छीने गए क्षेत्र उन्हें वापस लौटा दिए थे? तो पेरिस की संधि जो कि 1763 में हुई थी। बताइए प्रथम कर्नाटक युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? तो जो पहला कर्नाटक युद्ध है ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, और ये युद्ध 1746 से 1748 तक चला। बताइए भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध किस युद्ध से प्रभावित था? तो ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से के युद्ध से प्रभावित था। प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध है इसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था डुप्ले ने। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। और प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो है ये किस संधि से समाप्त हुआ था? तो एला सापला की संधि से समाप्त हुआ था। सेंट टोमे का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1749 से 1754 तक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का विराम किस संधि के साथ हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी के संधि के साथ में, और पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 ईस्वी में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए किस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है? तो जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था, ठीक है, ये भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, और उसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, क्योंकि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है ये कितने साल चला था? तो ये 7 साल चला था, 1756 से 1763 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो ये पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। किस युद्ध के बाद? फ्रांसीसियों की भारत में उपनिवेशिक शक्ति समाप्त हो गई, तो वांडीवास युद्ध के बाद। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था 1760 ईस्वी में। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था सर आयरकूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो काउंट डी लाली ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। वांडीवास का युद्ध भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये तमिलनाडु राज्य में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1616 ईस्वी में। भारत में पहली डेनिश फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई? तो भारत में पहली डेनिश फैक्ट्री तंजौर में और 1620 ईस्वी में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनी के आने के क्रम में कौन सी कंपनी सबसे बाद में भारत आई थी? तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये सबसे बाद में भारत आई थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि किसे दी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस को। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने किसको बंगाल का दीवान बनाया? तो बंगाल का दीवान औरंगजेब ने बनाया था मुर्शीद कुली खान को। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार कौन था? तो मुर्शीद कुली खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खान ने। कृषकों को तकावी ऋण यानी कि खेती के लिए अग्रिम ऋण, जो खेती के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था उसको तकावी ऋण कहा जाता था, और तकावी ऋण प्रदान करने की शुरुआत किसने करी थी? मुर्शीद कुली खान ने। और बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? तो बंगाल का प्रथम नवाब था मुर्शीद कुली खान। ठीक है, गिरिया का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो गिरिया का युद्ध सबसे पहले याद रखो ये कि 1740 में हुआ था, और अलीवर्दी खां जो कि बंगाल का नवाब था और सरफराज खां जो कि बिहार का सूबेदार था, इन दोनों के बीच में हुआ था गिरिया का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने
यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से करी है? तो अलीवर्दी खां जो है इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से करी है। बताइए सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल का नवाब बना? तो ये 1556 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। और जब कालकोटरी त्रासदी हुई थी, मैंने बताया था ना कालकोटरी त्रासदी, इसमें 146 अंग्रेज थे और 146 में से 123 अंग्रेज मारे गए थे। और ये जो त्रासदी या फिर घटना है ये सिराजुद्दौला के समय हुई थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के किस सेनापति ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो मीर जाफर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी नामक स्थान बंगाल में किस नदी के तट पर है? तो ये प्लासी नामक स्थान जो है ये बंगाल में है और भागीरथी नदी के तट पर। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, इसके बाद बंगाल का अगला नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को बनाया गया। ठीक है। और अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ परिवर्तित करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंगेर में। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था। और बंगाल के किस नवाब ने भारतीय व्यापारियों को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था? तो ये मीर कासिम ने किया था। बक्सर के युद्ध के बाद किस संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया गया? तो इलाहाबाद की संधि के बाद। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने करी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाता है। तो बंगाल में द्वैध शासन की जो शुरुआत है ये रॉबर्ट क्लाइव ने और 1765 ईस्वी में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक विफलता के कारण बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। और 1772 ईस्वी में हैदर अली ने किसे पराजित कर मैसूर पर अधिकार किया था? तो हैदर अली ने नंदराज को पराजित करके मैसूर पर अपना अधिकार स्थापित किया। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? तो 1761 ईस्वी में। यूरोपीय नमूने से सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? तो 1767 से 1769 तक। ठीक है। और जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि के तहत में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो हैदर अली की विजय हुई थी। ठीक है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये चला 1780 से 1784 तक। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। बताइए कि 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किसने किया? टीपू सुल्तान ने नेतृत्व किया था हैदर अली की मृत्यु के बाद में। और हैदर अली के उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1782 से 1799 तक शासन किया था टीपू सुल्तान ने। बताइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ? तो मंगलोर की संधि के तहत में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है शेर ए मैसूर। मैसूर के किस सुल्तान ने जोकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण करी थी? तो ये टीपू सुल्तान ने करी थी। फ्रांसीसियों का एक क्रांतिकारी गणतांत्रिक संगठन कौन सा था जिसकी सदस्यता टीपू सुल्तान ने ली थी? ठीक है। तो ये जैकोबिन क्लब था। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी थी? श्रीरंगपट्टनम में। और 1757 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो पादशाह की उपाधि धारण करी थी टीपू सुल्तान ने। याद रखना पादशाह, आप कंफ्यूज नहीं होना बादशाह समझ के। ठीक है, क्या है? पादशाह की उपाधि किसने ग्रहण करी थी? टीपू सुल्तान ने। और कब? 1787 ईस्वी में। बताइए श्रीरंगपट्टनम में किस मैसूर शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? तो ये टीपू सुल्तान ने लगवाया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आयरकूट ने किया था। ठीक है। और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये किस किस के बीच लड़ा गया? तो टीपू सुल्तान
और एक तरफ टीपू सुल्तान था, दूसरी तरफ अंग्रेज, मराठा और निजाम थे। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 में हुई थी, इसके तहत समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। और हम बात करें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली था। किस संधि के तहत मैसूर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? तो मैसूर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था सहायक संधि 1799 के तहत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए वेलेस्ली को कौन सी उपाधि मिली थी? तो मैसूर के विरुद्ध वेलेस्ली ने सफलता पाई थी, ठीक है, और इसको मार्किंस की उपाधि दी गई थी। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब और किसने करी थी? तो निजाम उल मुल्क ने करी थी, ठीक है। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम था चिनक्लीज खान। बताइए किस मुगल शासक ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण करी थी? तो ये फर्रुखसियर ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में ऐसा प्रथम राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने और कब करी थी? शहादत खान ने करी थी 1724 ईस्वी में। अवध के किस शासक ने 1764 के बक्सर के युद्ध में भाग लिया था? तो शुजाउद्दौला ने लिया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने किस वर्ष अवध के नवाब के साथ सहायक संधि करी थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध के नवाब के साथ सहायक संधि करी थी 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के किस नवाब ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये शहादत अली ने करे थे। अवध का अंतिम शासक कौन था? तो नवाब वाजिद अली शाह जो है ये अवध का अंतिम शासक था। बताइए अंग्रेजों ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर किस वर्ष अवध राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में। कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब और किसने करी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1720 ईस्वी में। और सादुतुल्ला खान ने कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली ने किस वर्ष कर्नाटक के नवाब को पदच्युत करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1801 ईस्वी में। पंजाब में सिख धर्म की स्थापना किसने करी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाब में सिख धर्म की स्थापना करी थी गुरु नानक देव ने, जो कि सिख धर्म के पहले गुरु थे। आधिकारिक रूप से कितने सिख गुरुओं को मान्यता मिली है? तो 10 सिख गुरुओं को मान्यता मिली है। पहले गुरु थे गुरु नानक देव, ठीक है। और गुरु नानक देव किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नानक देव बाबर के समकालीन थे, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय किसने स्थापित किए? तो ये गुरु नानक देव ने स्थापित किए थे। 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पाकिस्तान के तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखी थी गुरु अंगद ने, ठीक है। और याद रखना गुरु अंगद कौन है? तो ये सिखों के दूसरे नंबर के गुरु हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया? तो गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया था। गुरु अंगद के उत्तराधिकारी थे गुरु अमरदास, ठीक है, जो कि तीसरे गुरु थे सिखों के। गुरु अमरदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है। सर्वप्रथम किस सिख गुरु ने सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया था? तो गुरु अमरदास ने सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया था। अकबर ने किसे 500 बीघा जमीन दान में दी थी? तो बीबी भानी के लिए दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 गद्दियों की स्थापना और प्रत्येक एक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति किसने करी थी? तो गुरु अमरदास ने करी थी। अब गुरु अमरदास का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु रामदास थे। और गुरु रामदास जो हैं ये गुरु अमरदास के दामाद थे और सिखों के चौथे नंबर के गुरु थे। पंजाब में अमृतसर नामक शहर की स्थापना किसने करी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गुरु अमरदास ने पंजाब में अमृतसर शहर की स्थापना
करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुरु के समय में सिख धर्म का गुरु पद पैतृक बन गया? तो सिख धर्म में जो गुरु पद होता था ये गुरु अमरदास के समय से पैतृक बन गया। बताइए, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने शुरू किया? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू किसने किया और पूरा किसने करवाया? तो शुरू किया गुरु अमरदास ने। ठीक है। सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब जो है ये सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने करी थी। और गुरु अर्जुन देव जो हैं ये सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना कब करी थी? तो 1604 ईस्वी में करी थी। सिखों के किस गुरु ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया? देखिए दोस्तों, हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू किसने किया? तो शुरू किया था गुरु अमरदास ने। ठीक है। और इसको पूरा करवाया गुरु अर्जुन देव ने। याद रखना, गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो जहांगीर ने। और 1606 ईस्वी में किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश नामक धार्मिक कर वसूल करना आरंभ कर दिया था? तो गुरु अर्जुन देव ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल वक्त की स्थापना किसने करी थी? गुरु हरगोविंद ने। 6वें नंबर के गुरु थे। सर्वप्रथम किस गुरु ने अमृतसर की किलेबंदी करी थी? तो गुरु हरगोविंद ने करी थी। ठीक है। और सिखों को सैन्य संगठन का रूप किस गुरु ने दिया था? तो गुरु हरगोविंद ने ही दिया था। दारा सिखों को किस गुरु ने आशीर्वाद दे दिया था? तो गुरु हर राय ने दे दिया था। ये कौन थे? 7वें नंबर के गुरु थे। किस गुरु को दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था? तो गुरु हरकिशन राय जो कि 8वें गुरु थे। किस गुरु की मृत्यु चेचक बीमारी के कारण हो गई थी? तो गुरु हरकिशन राय की मृत्यु जो है ये चेचक बीमारी के कारण हो गई थी। किस गुरु की हत्या औरंगजेब ने इस्लाम धर्म ना ग्रहण करने के कारण करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। और तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये सिखों के 10वें नंबर के यानी कि अंतिम गुरु थे। ठीक है। और किस गुरु ने खालसा नामक सैन्य समुदाय की स्थापना करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में। पाहुल प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और किस गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के शाश्वत गुरु के रूप में नामित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिया? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? तो नांदेड़ गुरुद्वारा जो है यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की समाधि है। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने और कब करवाई थी? तो गुल खान नामक पठान ने करवाई थी 1708 ईस्वी में। फारसी भाषा में जफरनामा किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने अपनी मृत्यु से पहले गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो गुरु प्रथा को अपनी मौत से पहले गुरु गोविंद सिंह ने ही समाप्त कर दिया था। ये 10वें नंबर के और अंतिम गुरु थे। ठीक है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण दास इसका मूल नाम था बंदा बहादुर का। और मुगलेशपुर में लोहगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बंदा बहादुर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां जिसने गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों की हत्या की थी, इसकी हत्या किसने की? सबसे पहले समझो, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र थे और दोनों पुत्रों की हत्या कर दी थी सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने। ठीक है। और वजीर खान की हत्या कर दी थी बंदा बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहादरा में किसने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था? तो बंदा बहादुर ने उतार दिया। किस मुगल बादशाह के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? तो फर्रुखसियर के आदेश पर। 1748 ईस्वी में किसने सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा पंथ में विलय कर दिया? तो ये नवाब कर्पूर सिंह ने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल खालसा जब 12 दलों में विभाजित हुआ तो क्या कहलाया? दोस्तों, खालसा दल जब 12 दलों में विभाजित हुआ
तो मिसल कहलाया। ठीक है, पंजाब में सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख शासक ने हरमंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत चढ़वाई थी? तो सोने की परत स्वर्ण मंदिर पर चढ़वाई थी महाराजा रणजीत सिंह ने 1830 ईस्वी में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा किसने उपहार में दिया था? तो शाह शुजा ने दिया था। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में। अमृतसर की संधि की मध्यस्थता किस अंग्रेज अधिकारी ने करी थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने, और 1809 में अमृतसर की संधि की मध्यस्थता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर को छीना था? तो भंगी मिसल से छीना था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला? तो 1845 से 1846 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय सिखों का शासक कौन था? तो महाराजा दिलीप सिंह थे। ठीक है, और लाहौर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो दिलीप सिंह और लॉर्ड हॉर्डिंग के बीच में हुई थी 1846 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरोवाल की संधि कब हुई थी? 1846 ईस्वी में। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला? तो ये 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक चला। संपूर्ण सिख साम्राज्य अंग्रेजों के कब्जे में कब आ गया? तो संपूर्ण सिख साम्राज्य जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था 1849 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद कोहिनूर का जो हीरा है ये किसे भेजा गया? महारानी विक्टोरिया को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर का पद कब गठित किया गया? देखिए, अब बंगाल के गवर्नर का पद गठित किया गया 1757 ईस्वी में। ठीक है, और बंगाल का पहला गवर्नर किसे बना दिया जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, और भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता लॉर्ड क्लाइव को ही माना जाता है। और बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू करवाया था? तो ये लॉर्ड क्लाइव ने करवाया था। ठीक है, और बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक रहा? तो 1765 से 1772 ईस्वी तक। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर था पेंसी टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। बताइए, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था 1772 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर करी गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का अंग्रेजी में अनुवादकार कौन था जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो याद रखना दोस्तों, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम विल्किंस ने। ठीक है, और विलियम विल्किंस को वॉरेन हेस्टिंग ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय में हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में और 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। और बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा दे दिया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया था। वॉरेन हेस्टिंग को महाभियोग से कब मुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1795 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था। तो देखो दोस्तों, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी 1774 ईस्वी में, और पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था एलिजा इम्फे के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन में आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, मोस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तो ये 1786 से 1793 तक रहा। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू करी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को कब लागू किया गया था, 1793 ईस्वी में। और तृतीय मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है भारत में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। शक्ति के विभाजन पर आधारित कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसने और कब करवाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था। ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि की बात करें कि ये भारत में कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि स्थित है। बताइए हस्तक्षेप एवं तटस्थता की नीति किसने अपनाई थी, तो सर जॉन शोर ने अपनाई थी। नेक्स्ट है बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय मराठों और निजामों के बीच में 1795 ईस्वी में खारदा का युद्ध हुआ था। तो मराठों और निजामों के बीच में सर जॉन शोर के समय में खारदा का युद्ध हुआ था 1795 ईस्वी में। बताइए सहायक संधि की शुरुआत किसने करी थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी 1798 ईस्वी में। बताइए लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रथम सहायक संधि किसके साथ करी थी, तो हैदराबाद के निजामों के साथ करी थी और 1798 ईस्वी में। बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, तो लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले किस फ्रांसीसी गवर्नर ने शुरू किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली से पहले डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग किया था भारत में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। और 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। भारत में किसने वेलेस्ली की सहायक संधि को मानने से इनकार कर दिया था, तो इंदौर के होलकर ने वेलेस्ली की सहायक संधि को मानने से इनकार कर दिया था। 1806 ईस्वी में बेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वार्लो के शासनकाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय अमृतसर की संधि हुई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो के समय। लॉर्ड मिंटो के समय में कौन सा चार्टर्ड एक्ट पास हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर्ड एक्ट। आंग्ल नेपाल युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के समय हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग के समय। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि से हुआ, करेक्ट आंसर हो जाएगा संगोली की संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगोली की संधि कब और किसके मध्य में हुई थी, तो ये अंग्रेजों और नेपाल के मध्य हुई थी। ठीक है। और 1816 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने पेशवा का पद समाप्त करके मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग ने। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया तथा उसके मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए, करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन बताइए कि काश्तकारी अधिनियम जिसको टेनेंसी एक्ट कहा जाता है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुआ था, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में लागू हुआ था और 1822 में लागू हुआ था। बताइए 1820 ईस्वी में किसके द्वारा मद्रास प्रांत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करी गई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो थॉमस मुनरो को कहा जाता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध
किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के समय हुआ था? तो लॉर्ड एम हर्स्ट के शासनकाल में। और 1824 से 1826 के बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। 1826 में अंग्रेजों और वर्मा के मध्य कौन सी संधि हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडुप की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, वेल्लोर के सैनिक विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब एक और क्वेश्चन बताओ कि किस चार्टर एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट था। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, इसी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत कब किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसकी सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल सलीमैन की सहायता से। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकाले की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने वाला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेंटिंग ही था। भारत में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को किसने समाप्त किया था? चार्ल्स मैडकॉप ने समाप्त किया था। ठीक है, और इसीलिए चार्ल्स मैडकॉप को ही प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है इसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड ऑकलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? लॉर्ड ऑकलैंड ने। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो दास प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ। सिंध को किस वर्ष पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1843 ईस्वी में। रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 1843 ईस्वी में रविवार की छुट्टियों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के समय हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। भारत में नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष सिक्किम को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए हड़प की नीति किसने अपनाई थी? तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। ठीक है, और हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो हड़प नीति के तहत जो कि लॉर्ड डलहौजी की थी, तो इसके तहत सतारा को सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया 1848 ईस्वी में। याद रखना दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं और आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। ओके, लॉर्ड डलहौजी ने सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? शिमला में। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। ठीक है, इसी के शासनकाल में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। कब? 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ के बीच? मुंबई से थाड़े के बीच में। और टोटल इस रेल ने 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। ठीक है, याद रखना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। ठीक है, शिक्षा संबंधी सुधार में लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच को कब लागू किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो शिक्षा सुधार से संबंधित है और ये लागू किया गया था 1854 ईस्वी में। कलकत्ता व आगरा के बीच बिजली से संचालित तार सेवा किसने शुरू करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD की स्थापना भी
लॉर्ड डलहौजी ने ही करी थी। नेक्स्ट, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1854 ईस्वी में। ठीक है, और डाक टिकट का प्रचलन या फिर पोस्ट ऑफिस एक्ट भी कब लागू किया गया था? 1854 ईस्वी में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग जो हैं ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। किस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम के अनुसार भारत में कहाँ पर उच्च न्यायालयों की स्थापना करी गई? तो भारत में पहली बार उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक साथ करी गई थी। 1856 ईस्वी में किसके शासनकाल के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित होने के बाद किसे भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? तो भारत की साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया 1858 का अधिनियम पारित होने के बाद। भारत परिषद अधिनियम 1881 किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। वहाबी आंदोलन का दमन किस वायसराय ने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने। ठीक है, और वहाबी आंदोलन शुरू हुआ था 1862 ईस्वी में। लॉर्ड एल्गिन प्रथम की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में और 1863 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1865 ईस्वी में किस वायसराय के द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू करी गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लॉरेंस के शासन द्वारा। ठीक है, या फिर ये पूछा जाए कि भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुई? तो 1865 में। क्वेश्चन मैंने बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किए हैं, क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारे फैक्ट मिल जाते हैं। भूटान ने किस वर्ष अंग्रेजी साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो भूटान ने अंग्रेजी साम्राज्य पर आक्रमण किया 1865 में। भारत में किस वायसराय ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? तो किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लॉरेंस ने। भारत में अंग्रेजी काल में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है, याद रखना। और पूछा जाए कि जब पहली जनगणना हुई थी भारत में उस समय वायसराय कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड मेयो था। ठीक है, और 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना भी लॉर्ड मेयो ने करी थी। राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड मेयो ने करी थी। और 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो की हत्या किसने करी थी? एक अफगान शेर अली फरीदी ने लॉर्ड मेयो की हत्या करी थी 1872 में। ठीक है, और पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में। लॉर्ड लिटन द्वारा किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन द्वारा 1 जनवरी 1877 ईस्वी में किया गया था। दिल्ली दरबार में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? केसरे हिंद की उपाधि से। भारत समाचार पत्र अधिनियम जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है, ये किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 ईस्वी में। और किस प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत जो भारतीय समाचार पत्र थे इस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। ठीक है, और ये जो एक्ट है ये किसके शासनकाल के समय लागू हुआ था या फिर लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था। ठीक है, एक समाचार पत्र था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा पायनियर अखबार ने इस एक्ट का समर्थन किया था। ठीक है, और किस अधिनियम के तहत शस्त्र रखने एवं
व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया था। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1858 के तहत में यदि आप हथियार रखते हैं या फिर उनका व्यापार करते हैं तो लाइसेंस अनिवार्य हो गया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1858 ये लॉर्ड रिटन के शासनकाल में आया और लॉर्ड लिटन द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन को साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना लॉर्ड लिटन के शासनकाल में करी गई थी और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वर्ष रद्द किया गया? 1872 में। ठीक है, और किसने इस एक्ट को समाप्त किया था? किस वायसराय ने? तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। ठीक है, और प्रधानमंत्री गिलेड स्टोन के परामर्श पर समाप्त किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, इसको समाप्त किया लॉर्ड रिपन ने। ये कि भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। और भारत में हंटर कमीशन कब आया? 1882 ईस्वी में। और भारत में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के उद्देश्य से कौन सा कमीशन लाया गया था? तो देखिए, जो हंटर कमीशन था ना, ये प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था और ये भारत आया था 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक किसने कहा? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1883 ईस्वी में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्बर्ट विधेयक। ठीक है, और इल्बर्ट विधेयक विवाद 1883 भारत के किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत में नियमित रूप से जनगणना किस वर्ष आरंभ हुई? तो देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा कि भारत की जो प्रथम जनगणना है ये 1872 में हुई थी। ठीक है, और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और भारत की प्रथम नियमित रूप से जनगणना हुई 1881 में। ठीक है, और जो भारत की प्रथम नियमित जनगणना हुई ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। ठीक है, तो याद रखना इन सभी फैक्टों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी? किसने कर दी? तो लॉर्ड रिपन ने कर दी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्थापना की थी ए.यू. हुम ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। वर्मा को अंतिम रूप से किस वायसराय के कार्यकाल के समय अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा, इसका नाम है डूरंड रेखा, का निर्धारण किस वायसराय के कार्यकाल के समय हुआ? तो देखिए दोस्तों, जो डूरंड रेखा है ना, ये अविभाजित भारत और बांग्लादेश के बीच में बनाई गई थी। ठीक है, या फिर इसका निर्धारण किया गया था। और किसके समय? तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय किया गया था। लेकिन जो डूरंड रेखा है ना, जब से भारत और पाकिस्तान अलग हो गए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, याद रखना। और बताइए, भारत में दूसरा कारखाना अधिनियम किसके कार्यकाल में लाया गया था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में 1891 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने करी थी और 1861 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा किस वायसराय ने घोषित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने, और 1899 ईस्वी में। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। ठीक है, और बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के। देखिए, 3 फैक्ट तो हमेशा पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, और कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। तो ये 3 फैक्ट तो हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, और प्रथम पुलिस आयोग का गठन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1902 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया? तो सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल के समय पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1904 ईस्वी में। गुप्तचर विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में गुप्तचर विभाग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। और ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। ठीक है। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा करी गई? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक से चुनाव या फिर निर्वाचन व्यवस्था शुरू करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक चुनाव प्रणाली 1909 की व्यवस्था किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। बंगाल विभाजन को सन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। दिल्ली से कलकत्ता, नहीं भैया, क्वेश्चन ऐसा है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण 1911 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 किस वायसराय के शासनकाल में शुरू हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल के समय ब्रिटेन का राजा चार्ल्स पंचम एवं रानी मैरी भारत आए थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में आए थे। सन 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा उस समय वायसराय कौन था? तो हिंदू महासभा की स्थापना याद रखना, इसके समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल से बिहार और उड़ीसा राज्य किस वर्ष अलग हुए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। ठीक है। और लखनऊ समझौता भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। होम रूल आंदोलन 1916 के समय भारत का वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए दोस्तों, आपको ये भी डेटा याद रखते चलना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है। मैंने क्वेश्चन में ही सारे फैक्ट इंक्लूड करने की कोशिश करी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं और बिल्कुल क्रम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। बताओ किस वायसराय के कार्यकाल के समय रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में पारित हुआ था? ठीक है। तो किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में शुरू किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था। चोरी चोरा की घटना हुई थी 1922 में। ठीक है। किस वायसराय के शासनकाल में? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट है, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया गया था। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी गई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में करी गई और काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में। उस समय वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में और उस समय वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष भारत की यात्रा पर आए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 में। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखिए, साइमन कमीशन का गठन हुआ था नवंबर 1927 में और ये फरवरी 1928 में भारत आया था। दोनों बातें पूछी जाती हैं। साइमन कमीशन का गठन पूछा जाएगा तो 1927, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928। साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय वायसराय था लॉर्ड इरविन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन
किसके कार्यकाल में शुरू किया? लॉर्ड इरविन के। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, ठीक है। और भारत में दीपावली की घोषणा या फिर इरविन घोषणा 1929 में करी गई थी, और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गोलमेज सम्मेलन 1929 में हुआ था, और उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन। गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की थी? 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और डॉक्टर साहब अंबेडकर के बीच में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये पूना पैक्ट? तो पुणे की यरबदा जेल में। ये भी पूछा जाता है, कहाँ पर हुआ था? पुणे की यरबदा जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट 1932 किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड वेलिंगटन के। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड वेलिंगटन। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1934 में किस वायसराय के शासनकाल में पुनः शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। भारतीय सेना अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून में और 1932 ईस्वी में। बताइए 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी और 1939 ईस्वी में करी थी। भारत के किस वायसराय के शासनकाल में मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी? तो मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग करी थी और उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। क्रिप्स मिशन याद रखना भारत कब आया? 1942 ईस्वी में, ठीक है। भारत के किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया। उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। शिमला समझौता हुआ था 1945 में और उस समय वायसराय था लॉर्ड वेवल, ठीक है। भारत संविधान सभा निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन 1946 किस वायसराय के शासनकाल में भारत आया? तो ये लॉर्ड वेवल के शासनकाल में भारत आया था। भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने करी थी? तो भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो गई है, ये घोषणा करी थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लाइमेट इटली ने 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। भारत के विभाजन की घोषणा 1947 के समय भारत का जो वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर करी थी? कलकत्ता में करी थी। 1828 ईस्वी में करी थी। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। हमेशा पूछा जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी, कलकत्ता में करी थी और 1815 ईस्वी में करी थी। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, किसकी सहायता से? डेविड हेयर की सहायता से 1817 ईस्वी में। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने और कब करी थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में करी थी। संवाद कौमुदी नामक बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और मीरात उल अखबार का संपादन 1822 ईस्वी में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी थी?
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1839 में। इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी अखबार को मनमोहन घोष की सहायता से किसने प्रकाशित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किसकी सहायता से करी थी? तो याद रखना, प्रार्थना समाज की स्थापना तो केशव चंद्र सेन ने करी थी, लेकिन किस किस की सहायता से? गोविंद रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग की सहायता से। कब करी थी? 1867 ईस्वी में। महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। ब्रह्म मैरिज एक्ट के तहत विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित करी गई? तो देखिए, जो ब्रह्म मैरिज एक्ट लाया गया उसके समय इसके तहत लड़कियों की उम्र 14 और लड़कों की शादी की उम्र 18 फिक्स करी गई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में करी थी। और दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछा जाता है तो आप कहेंगे स्वामी बिरजानंद था। वेदों की ओर लौटो ये नारा भी दयानंद सरस्वती ने दिया था, और दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। दोस्तों बिल्कुल क्रम से हम पढ़ रहे हैं, जैसे दयानंद सरस्वती की बात करी तो जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे हम पढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या होता कि जो हम पढ़ रहे हैं वो लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, किस समाज ने जनता को 4 सूत्रीय संदेश दिए थे? स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा। तो ये आर्य समाज ने दिए थे। ओके, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद ने करी थी, 1897 ईस्वी में करी थी, और कलकत्ता में। भारत का आध्यात्मिक गुरु किसको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। दयानंद सरस्वती की बात करें तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और कहाँ पर करी थी? न्यूयॉर्क में 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 ईस्वी में कहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो देखिए दोस्तों, जो अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी भाषा की पत्रिका का संपादन किसने किया? तो प्रबुद्ध भारत नामक जो अंग्रेजी भाषा की पत्रिका है इसका संपादन स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लात्सबस्की और कर्नल अलकाट ने करी थी 1875 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? एनी बेसेंट को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने करी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता करी थी एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया एनी बेसेंट ने। यंग बंगाल आंदोलन जो कि 1826 में हुआ था, इसके प्रवर्तक हेनरी विलियम ड्रोजियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी विलियम ड्रोजियो को कहा जाता है। ईस्ट इंडिया नामक पत्रिका का संपादन हेनरी विलियम ड्रोजियो ने किया। विवाह की न्यूनतम आयु से संबंधित शारदा एक्ट 1929 किसके प्रयासों से पारित किया गया? तो ये हरिविलास शारदा के प्रयासों से पारित किया गया। इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया शारदा एक्ट। याद रखना, पूछा जाता है शारदा एक्ट कब पारित किया गया? 1929 में। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या फिर भारत का वयोवृद्ध पुरुष या फिर ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी थे, जो कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के शासन से किसने की थी?
तो भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब के शासन से गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध कलकत्ता के टाउन हॉल में 8 अगस्त 1905 ईस्वी में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन कब हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है ये नरम दल और गरम दलों में बट गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पहला भारतीय सदस्य किसे बनाया गया? एनपी सिन्हा के लिए 1881 में। मराठा नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका और केसरी नामक मराठी दैनिक पत्रिका किसने निकाली? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जो मराठा नामक पत्रिका थी ये किस भाषा में प्रकाशित करी गई थी? और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मराठी लगा देते हैं, लेकिन नहीं, जो मराठी नामक पत्रिका है ये अंग्रेजी भाषा में निकाली गई थी। ठीक है, और केसरी पत्रिका निकाली गई थी मराठी भाषा में। और दोनों पत्रिकाएं किसने निकाली थी? बाल गंगाधर तिलक ने निकाली थी। ठीक है, महाराष्ट्र पुणे में गणेश महोत्सव की शुरुआत किसने कराई थी? बाल गंगाधर तिलक ने, और 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। जवाहरलाल नेहरू ने किसे भारतीय क्रांति का अग्रदूत कहा? बाल गंगाधर तिलक को। गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी को आधुनिक युग का अजात शत्रु किसने कहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और ये हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर या फिर आधा नंगा फकीर किसको कहा? महात्मा गांधी जी को। याद रखना, किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने करी थी। और महात्मा गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका का संपादन किया था। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। वकालत की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी जी इंग्लैंड गए थे। कब? 1888 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्रथम बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब और किसने करी थी? तो महात्मा गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ करी थी? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में करी थी और 1904 ईस्वी में करी थी। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया था? तो महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे वहीं पर सत्याग्रह का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और कब किया था? तो 1906 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब हम बात करें कि दक्षिण अफ्रीका में टॉल स्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने और कब करी थी? तो महात्मा गांधी जी ने 1910 ईस्वी में। हम बात करें कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर कब आ गए? 9 जनवरी 1915 को। अब 9 जनवरी को ये लौटकर भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने पर महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा केसरिये हिंद की उपाधि। चंपारण सत्याग्रह 1917 के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? तो महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, गांधी जी को किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और चंपारण सत्याग्रह के बाद दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार द्वारा मजदूरों को प्लेग बोनस बंद करने के फैसले के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और ये गांधी जी ने 1918 में चलाया था। महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष किया गया? 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया गांधी जी ने। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1937 में करी गई थी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी?
तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935, लेकिन यदि आपको ऑप्शन में मिलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, तो इसी के तहत आरबीआई की स्थापना करी गई थी, ठीक है। लेकिन एक बारी ये भी पूछा गया था, ऑप्शन में था भारतीय सरकार अधिनियम, और एसएससी ने इसी को सही माना था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रांत में द्वैध शासन का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतों में द्वैध शासन का अंत जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। म्यांमार देश को किस वर्ष भारत से अलग किया गया था? तो 1937 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासन को समाप्त कर भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश शासन को समाप्त कर भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप दी गई। ओके, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1947 को। किस अधिनियम के द्वारा भारत का 2 स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्र में विभाजन किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग अलग संविधान बनाने की शक्ति मिली? तो भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान को अलग अलग संविधान बनाने की शक्ति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय के पद को समाप्त कर दोनों राष्ट्रों के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका था? करेक्ट आंसर हो जाएगा किंग्सफोर्ड के ऊपर। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो ये खुदीराम बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में 18 साल की उम्र में फांसी पर झूल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कौन सा कानून बनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने, इसको काले कानून की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 21 मार्च 1919 को। और काला कानून के नाम से कौन सा एक्ट प्रसिद्ध था? तो ये रॉलेट एक्ट ही प्रसिद्ध था। नो अपील, ठीक है, नो वकील, सीधा अरेस्ट कर लेते थे वो। नेक्स्ट है, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन जीरो आवर। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी गई थी अगस्त महीने में। और तारीख भी याद रखना भैया, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी महात्मा गांधी जी ने। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो जो नारा है या फिर क्विट इंडिया का नारा है, ये किसने दिया? ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है और बच्चे गांधी जी लगाकर आ जाते हैं, लेकिन भारत छोड़ो का जो नारा है ये यूसुफ मेयर अली ने दिया था, याद रखना इसको भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो भारत की संविधान सभा का गठन जो है ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, ठीक है। और बताइए कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? तो भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ठीक है, या स्वतंत्र हुआ था, तो 14 अगस्त को मनाता है। और अपना देश भारत कब स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो 15 अगस्त को मनाता है, क्योंकि अपना देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आपके लिए 2 चैलेंजिंग क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूँ। इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी, ठीक है।
दूसरा आपको बताना है कब करी गई थी, और एक और क्वेश्चन है कि भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, तभी ना आपके बहादुर सर को पता चलेगा कि आप हमारा वीडियो कितने अच्छे से देखते हैं और आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है कि नहीं देखा है। तो उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इन 2 क्वेश्चन के आंसर आप जरूर लगाएं। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, और वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से हम हिस्ट्री के सारे पार्ट पढ़ें, कंप्लीट स्टैटिक जीके पढ़ें, तो हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। बिल्कुल सेम कंटेंट आपको मिलेगा, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, इतिहास के तीनों पार्ट मिलेंगे। जैसे अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस किया, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, और आपको संविधान भी मिल जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान के भी तीनों पार्ट मिलेंगे, और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके यानी कि A to Z स्टैटिक जीके का निचोड़ आपको एक ही ई बुक में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, यूपी की तैयारी करने वालों के लिए यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इन सभी ई बुक को आप चेक कीजिए और इन सभी ई बुक को आप परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत कीजिए और सिलेक्शन कंफर्म कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि जब भी इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक देखने के लिए, सब्जेक्ट वाइज मैराथन क्लास देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। लगभग सभी सब्जेक्ट पर हम मैराथन क्लास बना चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।